चलिए भाई, तो इम्यूनिटी हम लोग शुरू करने वाले थे और पिछले क्लास में हम लोगों ने कुछ इंट्रोडक्टरी पॉइंट देखे थे। मुझे उम्मीद है कि आप लोग उनको कम से कम घर पे एक बार पढ़ा होगा। पढ़ा था? कितने लोगों ने पढ़ा था? चलो, इतने लोग को तो कम से कम पढ़ के आए हो। आज हम लोग शुरू करेंगे इम्यूनिटी यानी प्रतिरक्षा। तो इम्यूनिटी क्या होती है या प्रतिरक्षा क्या होती है? तो बीमारियों से लड़ने की क्षमता जो शरीर में पाई जाती है उसे कहते हैं इम्यूनिटी या प्रतिरक्षा। तो लिखो, शरीर की बीमारियों से लड़ने की क्षमता को, शरीर की बीमारियों से लड़ने की क्षमता को, शरीर की बीमारियों से लड़ने की क्षमता को इम्यूनिटी कहा जाता है। बीमारियों से लड़ने की क्षमता को इम्यूनिटी कहा जाता है। अगला पॉइंट, इस कार्य के लिए जो तंत्र, इस कार्य के लिए जो तंत्र कार्य करता है, इस कार्य के लिए जो तंत्र कार्य करता है उसे प्रतिरक्षा तंत्र कहते हैं। इस कार्य के लिए जो तंत्र कार्य करता है उसे प्रतिरक्षा तंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतिरक्षा तंत्र। मतलब मैंने जो परिभाषा बोली, ये परिभाषा क्या कह रही है कि शरीर जो है बीमारियों से लड़ता है। हमारा शरीर जो है बीमारियों से लड़ता है। क्या हमारा शरीर सभी बीमारी से लड़ सकता है? कितने लोगों को लगता है हाँ? कितने लोगों को लगता है नहीं? नहीं नहीं तो कई लोगों ने बोला हाथ ऊपर करो। हमारा शरीर हर बीमारी से लड़ सकता है। यही तो ऊपर वाले का चमत्कार है। और समझो इसको ध्यान से, भगवान ने हमारे शरीर में एक ऐसा सिस्टम फिट किया है जो सभी बीमारी से लड़ सकता है। हाँ, जीते नहीं जीते वो बात अलग है, लड़ तो सकता ही है। अब ऐसा थोड़ी कि लड़ेगा ही नहीं। जैसे कुछ लोग, भाई तुम टेस्ट छोड़कर कुछ लोग भाग जाते हो, तो ऐसा थोड़ी कि टेस्ट नहीं दे सकते। टेस्ट तो दे ही सकते हो, नंबर कम आए ज्यादा आए वो बात अलग है। तो प्रतिरक्षा तंत्र तो हर एक बीमारी से लड़ सकता है। अच्छा, अब एक और बात, अगला क्वेश्चन, क्या हमारा प्रतिरक्षा तंत्र हर बीमारी से जीत सकता है? नहीं। एकदम जीत सकता। अब तुम सोचोगे कि सर, अगर हमारा प्रतिरक्षा तंत्र हर बीमारी से लड़ सकता है और हर बीमारी से जीत सकता है तो हमें बीमारी होती क्यों है? सोचोगे ना कि अगर ऊपर वाले ने ऐसा सिस्टम दिया है तो फिर हम बीमार क्यों होते हैं? फिर डॉक्टर की जरूरत क्या? फिर घर जाओ, कॉपी बंद करो, जाओ घर, है ना, पटवारी की तैयारी करो। तो अगर हमारा शरीर हर एक बीमारी से लड़ सकता है और हर एक बीमारी से जीत सकता है तो हमें बीमारी होती क्यों है? बीमारी इसलिए होती है क्योंकि बीमारी की क्रिया और शरीर की प्रतिक्रिया में लगने वाले समय में अंतर पाया जाता है। हमें कोई बीमारी हुई तो इसका मतलब ये नहीं कि हम जिंदगी भर बीमार रहेंगे।
हमें कोई बीमारी हुई, इसका मतलब ये कि हमारा शरीर उसके लिए प्रतिक्रिया देने में अभी समय ले रहा है। जिस दिन वो समय पूरा होगा, बीमारी अपने आप ठीक हो जाएगी। ऐसा थोड़ी कि जुकाम तुमको बचपन में हुआ और जिंदगी भर जुकाम रह ही गया। बोले बचपन में हुआ था और अभी तक जुकाम ही चल रहा है, केजरीवाल हो गए हो तुम। ऐसा नहीं है। बीमारी हमें तब तक होती है जब तक हमारा शरीर प्रतिक्रिया करने में समय लेता है। ठीक है, जैसे ये ठीक वैसा ही है, जैसे अपने देश पर कोई हमला करे तो वो हमला कितना बड़ा है, उस हमले का दायरा कितना है, इसको समझने बूझने में तो समय लगेगा। तो ये वही समय है जब शरीर को नुकसान होता है, जब शरीर को बीमारी होती है। फिर शरीर जब प्रतिक्रिया देता है तो बीमारी से लड़ता है, और ना केवल लड़ता है, उस बीमारी को शरीर से भगा देता है। और यही काम करता है कौन? प्रतिरक्षा तंत्र। समझ में आई बात? क्रिया के विपरीत होने वाली प्रतिक्रिया में जितना समय लगता है, केवल तभी तक हम बीमार रहते हैं। इसलिए कुछ लोगों का प्रतिरक्षा तंत्र मजबूत होता है, उनकी बीमारी 1-2 दिन में ठीक हो जाती। कुछ लोगों का प्रतिरक्षा तंत्र कमजोर हो जाता है, कमजोर होता है, उनको कोई जुकाम हुआ, वायरल हुआ, 10-15 दिन तक ठीक ही नहीं हो रहा, क्योंकि उनका प्रतिरक्षा तंत्र कमजोर है। और प्रतिरक्षा तंत्र कमजोर है या मजबूत है, यानी इम्यून सिस्टम, आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है या कमजोर है, ये कई घटकों पर निर्भर करता है। जैसे आप लोगों में से कुछ लोग होंगे जो सामान्यतः बार बार बीमार पड़ते हैं। ऐसा है क्या कोई जो सामान्यतः बार बार बीमार पड़ते हैं? बहुत से लोग हैं कि साल भर में 3-4 बार उनको जुकाम होता है, 8-10 बार बुखार आता है, 12-15 बार घुटने में दर्द होता है, 13-14 बार एड़ी में सिर दर्द होता है ना। कुछ लोग ऐसे होते हैं क्लास में बैठे बैठे बीमार हो जाते हैं, उनको उठा पठा के हॉस्टल ले जाना पड़ता है। कुछ लोग होते हैं कि टेस्ट के 1 दिन पहले ही उनको तबीयत खराब होती है, हाय तौबा शुरू हो जाती है उनकी, है ना। और उनकी तबीयत केवल टेस्ट वाले दिन ज्यादा खराब होती है, और केवल 1 से 4 में, जब टेस्ट का टाइम होता है 4 बजे के बाद वो सिनेमा हॉल में सामान्य रूप से नजर आ जाते हैं। ऐसा है क्या कि बार बार जिसकी तबीयत खराब होती है? कोई ऐसा है जिसका प्रतिरक्षा तंत्र बहुत मजबूत है, इसकी भैंस की आंख कुछ भी हो जाए तबीयत नहीं खराब होगी, है क्या कोई? देखो, मैं बहुत गंभीर विषय को यहां पर टैकल करने की बात कर रहा हूं। हाँ सचिन, क्या दिक्कत है भाई? कॉपी कौन ले गया? अच्छा, कुछ लोग बीमार ज्यादा होते हैं, कुछ लोग बीमार कम होते हैं, जबकि एक्सपोजर यानी पैथोजन के संपर्क दोनों को होता है। तो जो लोग बीमार कम हो रहे हैं उनका प्रतिरक्षा तंत्र मजबूत है, जो लोग बीमार ज्यादा हो रहे हैं उनका प्रतिरक्षा तंत्र, तो प्रतिरक्षा तंत्र अपने आप मजबूत नहीं होगा। प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत रखने के लिए बहुत जरूरी है पोषण। क्या जरूरी है? पोषण। शरीर में अगर पोषक तत्वों की कमी होगी, 1 रोटी को 4 टाइम में खाओगे, 1 टुकड़ा सुबह, 1 टुकड़ा दोपहर, 1 टुकड़ा शाम, 1 टुकड़ा रात, तो बीमारियां आपको घेरेंगी ही। और वहीं आपका पोषण अगर संतुलित है, भोजन ठीक ठाक मात्रा में ले रहे हो, उसमें सारे पोषक तत्व उपस्थित हैं, विटामिन है, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, लिपिड है, तो वो सब पोषक तत्व कहाँ जाएंगे? प्रतिरक्षा तंत्र के भी निर्माण में कार्य करेंगे और बीमारियां कम होंगी। इसीलिए देखो, जो मरझुल्ले टाइप के लोग होते हैं ना, मरझुल्ले समझ रहे हो, मरियल,
तुम तो मत बोलो, है ना, जो ऐसा लगता है कि ये कब अभी बिखर जाएंगे, ये बिखर का मतलब बटोर के घर जाएंगे। सामान्यतः अगर आपको अपना स्वास्थ्य ठीक रखना है, अपनी खुराक ठीक रखिए, और अगर आपकी खुराक ठीक नहीं है, डाइट सही नहीं है, तो बीमार होने के लिए तैयार रहिए। तो प्रतिरक्षा तंत्र भी बताओ, खाने पीने पर निर्भर करता है। आ गई बात समझ में? अच्छा, बात यह है कि लड़के ज्यादा खाते हैं कि लड़कियां? लड़के ज्यादा खाते हैं, ठीक है, लेकिन जरूरत ज्यादा किसको होती है? स्वास्थ्य के हिसाब से अगर मैं बोलूं तो जो भोजन की आवश्यकता है वो वैसे तो दोनों को ही होती है, लेकिन लड़कियों को ज्यादा सजगता से अपने पोषण पे ध्यान देना चाहिए। और अब के समय में ऐसा है कि आप लोग शहरी आवास में रहते हो, तो शरीर में ना शहर में रहने की कई कीमत चुकानी पड़ती है। D3 वगैरह कम हो जाता है शरीर में, क्योंकि धूप वूप मिलती नहीं है। सुबह उठते हो, कोचिंग आ जाते हो, यहां से जाते हो, शाम को घर पहुंच जाते हो, और विटामिन डी वगैरह मिलता नहीं है, D3 वगैरह कम हो जाता है, हड्डियां कमजोर हो जाती है, तो आपको सप्लीमेंट लेने पड़ते हैं। ये तो दोनों को लेकर है, लेकिन विशेषकर लड़कियों से ये निवेदन है कि आप लोग अपने संतुलित भोजन पर विशेष ध्यान दीजिए। और जो सिंगल पसली वाले लड़के हैं, जिनकी हड्डियां आपस में वाइब्रेट करती रहती हैं, वो भी थोड़ा सा भोजन पे पतला होना कोई अच्छी बात नहीं है। किसको लगता है कि पतला होना अच्छी बात है? अबे, पतला होने और कुपोषित होने में अंतर होता है, इस अंतर को समझो, ठीक है? भौतिक रूप से स्वस्थ होना बहुत जरूरी है, तो प्रतिरक्षा तंत्र बीमारियों से लड़ने में मदद करता है। दूसरी बात ये आती है कि हमारे प्रतिरक्षा तंत्र के दो भाग होते हैं, एक जन्मजात प्रतिरक्षा और एक उपार्जित प्रतिरक्षा। जन्मजात प्रतिरक्षा वो होती है जो जन्म से उपस्थित होती है, जो जन्म से ही हमारे शरीर में पाई जाती है, और ये प्रतिरक्षा सभी के लिए एक समान कार्य करती। दूसरी है उपार्जित प्रतिरक्षा, जिसे हम एक्वायर्ड इम्यूनिटी कहते हैं। ये प्रतिरक्षा जन्म के बाद बाहरी घटकों के संपर्क में आने से शरीर में विकसित होती है। तो एक प्रतिरक्षा हो गई जो जन्म के पहले से है, और एक प्रतिरक्षा जो जन्म के बाद विकसित होती है। तो लिखो कि हमारे प्रतिरक्षा तंत्र के दो भाग पाए जाते हैं। हमारे प्रतिरक्षा तंत्र के दो भाग पाए जाते हैं। दो भाग पाए जाते हैं। पहला लिखो, जन्मजात प्रतिरक्षा या इन्नेट इम्यूनिटी। जन्मजात प्रतिरक्षा या इन्नेट इम्यूनिटी। और दूसरा भी लिख लो, उपार्जित प्रतिरक्षा या एक्वायर्ड इम्यूनिटी। उपार्जित प्रतिरक्षा या एक्वायर्ड इम्यूनिटी। पहले हेडिंग डालेंगे इन्नेट इम्यूनिटी। पहली हेडिंग इन्नेट इम्यूनिटी, ध्यान से सुनो। इन्नेट इम्यूनिटी क्या बोला? वह प्रतिरक्षा जो जन्म से शरीर में उपस्थित होती, तो इसका विकास जन्म के पहले ही हो जाता है। तो लिख लो, यह प्रतिरक्षा शरीर में जन्म से ही, यह प्रतिरक्षा शरीर में जन्म से ही
यह प्रतिरक्षा शरीर में जन्म से ही उपस्थित होती है। यह प्रतिरक्षा शरीर में जन्म से ही उपस्थित होती है। अगला पॉइंट, लिखो ये विशेष प्रतिरक्षा नहीं होती। ये विशेष प्रतिरक्षा नहीं होती। ये विशेष प्रतिरक्षा नहीं होती और सभी के लिए, ये विशेष प्रतिरक्षा नहीं होती और सभी के लिए एक समान, ये विशेष प्रतिरक्षा नहीं होती और सभी के लिए एक समान, और सभी के लिए एक समान कार्य करती है। सभी के लिए एक समान कार्य करती है। लिखो यह प्रतिरक्षा 4 प्रकार की पाई जाती है। ये प्रतिरक्षा 4 प्रकार की पाई जाती है। कौन कौन से 4 प्रकार है भाई? पहला है फिजिकल बैरियर, जिसे कहते हैं भौतिक प्रतिरक्षा या भौतिक अवरोध। दूसरा है फिजियोलॉजिकल बैरियर, जिसे कहते हैं कार्यकीय अवरोध। तीसरा है सेलुलर बैरियर, जिसे कहते हैं कोशिकीय अवरोध। और चौथा है साइटोकाइन बैरियर, जिसे साइटोकाइन अवरोध कहा जाता है। तो पहले लिखेंगे फिजिकल बैरियर। भौतिक अवरोध, फिजिकल बैरियर, भौतिक अवरोध। फिजिकल बैरियर या भौतिक अवरोध। तो जन्मजात प्रतिरक्षा कितने प्रकार की? 4 प्रकार की। इसमें पहला है फिजिकल बैरियर, भौतिक अवरोध। लिखो वह प्रतिरक्षा जो अपनी भौतिक उपस्थिति के कारण, वह प्रतिरक्षा जो अपनी भौतिक उपस्थिति के कारण, वह प्रतिरक्षा जो अपनी भौतिक उपस्थिति के कारण, भौतिक उपस्थिति के कारण सुरक्षा प्रदान करती है। भौतिक उपस्थिति के कारण सुरक्षा प्रदान करती है। उदाहरण पहला लिखो, स्किन, त्वचा। उदाहरण पहला है स्किन या त्वचा। लिखो इसे फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, इसे फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, सुरक्षा की पहली पंक्ति, इसे फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस या सुरक्षा की पहली पंक्ति कहा जाता है। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस या सुरक्षा की पहली पंक्ति कहा जाता है। क्या खास बात है त्वचा को लेकर? हमारी जो त्वचा होती है ये बैक्टीरिया रोधी होती है। कैसी होती है? बैक्टीरिया रोधी। त्वचा से सीधे होकर कोई पैथोजन शरीर में प्रवेश नहीं कर सकता। और ऐसा क्यों है? क्योंकि हमारी त्वचा की जो सबसे बाहरी परत है
एपिडर्मिस। सबसे बाहरी परत कौन है? एपिडर्मिस। और एपिडर्मिस की जो सबसे बाहरी परत है उसका नाम है स्ट्रेटम कॉर्नियम। और ये जो स्ट्रेटम कॉर्नियम परत है ये मृत कोशिकाओं से बनी हुई परत होती है। किससे बनी हुई? मृत कोशिकाएं, यानी हमारी त्वचा में जो कोशिकाओं की मृत्यु हो जाती है वो सबसे ऊपर पहुंच जाती हैं। और जब भी हम शरीर को ऐसे रगड़ते हैं या कपड़ों से रगड़ खाती हैं तो वो कोशिकाएं झड़ती हैं और वो क्रिया निरंतर चलती रहती है तो हमें पता भी नहीं चलता। ऐसे कभी आपने अनुभव किया होगा, 15-20 दिन नहाया नहीं होगा कभी, तो ऐसा लगा होगा कि शरीर पर क्या परत जैसा कुछ जम गया है। ऐसा तब हुआ होगा जब हाथ वाथ में कहीं प्लास्टर लगा होगा, है ना। कभी टूटे फूटे हो कि नहीं? कोई ऐसा जिसको कभी हाथ पैर में प्लास्टर लगा हो? लगा था। तो जब प्लास्टर लगता है ना तो उसके अंदर की परत जो है वो वहीं रहती है और उसमें जो सबसे बाहर की परत है स्ट्रेटम कॉर्नियम वो रगड़ खा के झड़ नहीं पाती। तो जब प्लास्टर कटता है तो हाथ वाथ पे देखोगे ना काले रंग की एक परत जमी होती, जिसको 2-3 दिन साबुन से रगड़ रगड़ के छुड़ाना पड़ता है। तो ये वही मृत कोशिकाओं की परत होती है। और मृत परत होने की वजह से पैथोजन मृत कोशिकाओं पर आक्रमण नहीं कर पाते और त्वचा से होते हुए शरीर में प्रवेश नहीं कर पाते। एक, हमारी त्वचा बैक्टीरिया रोधी होती है। दूसरा, हमारी जो त्वचा है एपिडर्मिस है ये जल रोधी है। ऐसा नहीं है कि यहां से होते हुए जल शरीर में प्रवेश कर जाए। कभी तालाब में कूदे और किशमिश की तरह फूल गए, है ना। जैसे दूध में खीर में अपन किशमिश डाल देते ना वो फूल जाता ना, तो ऐसा हमारे साथ नहीं होता कि समुद्र में कभी नहाने गए, गोवा हुआ कभी मान लो ऐसा प्लान बना भविष्य में, घूमने गए और वहां समुद्र में गए और वो तो पानी कैसा है, नमकीन पानी है, उसमें तो नमक है, सिकुड़ गए तुम, बाह्य परासरण हो गया शरीर से। तो ऐसा हमारे साथ नहीं होता। तो वो क्यों नहीं होता? क्योंकि हमारी त्वचा बैक्टीरिया रोधी और जल रोधी होती है। तो लिखो कि त्वचा की बाहरी परत एपिडर्मिस, त्वचा की बाहरी परत एपिडर्मिस होती है। त्वचा की बाहरी परत एपिडर्मिस होती है और एपिडर्मिस की बाहरी परत को स्ट्रेटम कॉर्नियम कहते हैं। और एपिडर्मिस की बाहरी परत को स्ट्रेटम कॉर्नियम कहते हैं। एपिडर्मिस की बाहरी परत को स्ट्रेटम कॉर्नियम कहते हैं। स्ट्रेटम कॉर्नियम कहते हैं। ये मृत कोशिकाओं से बनी परत है। ये मृत कोशिकाओं से बनी परत है। ये मृत कोशिकाओं से बनी परत है जिस पर, ये मृत कोशिकाओं से बनी परत है जिस पर पैथोजन आक्रमण नहीं कर पाते, जिस पर पैथोजन आक्रमण नहीं कर पाते, जिस पर पैथोजन आक्रमण नहीं कर पाते, पैथोजन आक्रमण नहीं कर पाते। इस कारण हमारी त्वचा बैक्टीरिया रोधी, इस कारण हमारी त्वचा बैक्टीरिया रोधी होती है। इस कारण हमारी त्वचा बैक्टीरिया रोधी होती है। इस कारण हमारी त्वचा बैक्टीरिया रोधी होती है। अगला पॉइंट, हमारी त्वचा जल रोधी भी होती है। हमारी त्वचा जल रोधी भी होती है।
हमारी त्वचा जल रोधी भी होती है। तो पहला उदाहरण हो गया त्वचा। दूसरा उदाहरण लिखो म्यूकस मेम्ब्रेन। दूसरा लिखो म्यूकस मेम्ब्रेन। म्यूकस मेम्ब्रेन क्या है, ध्यान से समझो। हमारा जो आहार नाल है, आहार नाल या श्वसन तंत्र, श्वसन मार्ग या उत्सर्जन तंत्र या जनन तंत्र, तो उसकी जो सबसे आंतरिक परत होती है उसमें म्यूकस का स्त्राव होता है, इसलिए उसे कहते हैं म्यूकस मेम्ब्रेन, और उस परत का नाम है म्यूकोजा। तो म्यूकोजा परत जो है ये भी भौतिक अवरोध का कार्य करती है, और इससे होकर भी सूक्ष्म जीव शरीर में प्रवेश नहीं कर पाते, और इससे म्यूकस का स्त्राव होता है जो पैथोजन और अन्य सूक्ष्म जीवों को पकड़ लेता है। तो लिखो कि हमारे आहार नाल, श्वसन मार्ग, हमारे आहार नाल, श्वसन मार्ग इत्यादि में आंतरिक परत म्यूकोजा पाई जाती है, इत्यादि में आंतरिक परत म्यूकोजा पाई जाती है, आंतरिक परत म्यूकोजा पाई जाती है, जो भौतिक अवरोध का कार्य करती है, जो भौतिक अवरोध का कार्य करती है तथा सूक्ष्म जीवों के प्रवेश को रोकती है, जो भौतिक अवरोध का कार्य करती है तथा सूक्ष्म जीवों के प्रवेश को रोकती है। अगला पॉइंट लिखो, इससे स्त्रवित होने वाला म्यूकस इससे स्त्रवित होने वाला म्यूकस सूक्ष्म जीवों को ट्रैप करने में, इससे स्त्रवित होने वाला म्यूकस सूक्ष्म जीवों को ट्रैप करने में सहायक होता है, सूक्ष्म जीवों को ट्रैप करने में सहायक होता है, सूक्ष्म जीवों को ट्रैप करने में सहायक होता है। ये हो गया किसको लेकर, पहला अवरोध कौन सा, फिजिकल बैरियर। अब आ जाओ दूसरा अवरोध, फिजियोलॉजिकल बैरियर। चलो भाई, तो दूसरा जो अवरोध है कार्यकी अवरोध। कार्यकी अवरोध का मतलब हमारे शरीर में कई ऐसे कार्य होते हैं और उन कार्य की वजह से ऐसे उनके उत्पाद बनते हैं, या उन कार्य की वजह से शरीर में ऐसी क्रियाएं होती हैं जो प्रतिरक्षा के लिए कार्य करती हैं। जैसे हमारे शरीर में जो भी उपापचय होता है तो उसकी वजह से ऊष्मा उत्पन्न होती है। ऊष्मा हमारे शरीर का एक ताप निर्धारित करती है, और शरीर का जो सामान्य ताप है वो भी कई सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकता है। तो जो शरीर का सामान्य ताप है वो भी कई सूक्ष्म जीवों के लिए हानिकारक होता है। इसके अलावा हमारे शरीर में कई प्रकार के रसायन स्त्रवित होते हैं। तो पहला हमने बोला ताप, यानी हीट, यानी टेम्परेचर,
और जब अगर बुखार उखार हो जाए तो ये तापमान और ज्यादा बढ़ जाएगा। तो बुखार जो होता है, फीवर जो आता है, वो भी शरीर के लिए सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकने का कार्य करता है, एक। दूसरा, हमारे शरीर में स्त्राव होता है किसका? हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। और ये जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्त्रवित होता है, ये अमाशय में स्त्रवित होता है। और जो अमाशय में HCl स्त्रवित होता है, ये कमजोर HCl होता है या मजबूत HCl होता है? मतलब ये सांद्र होता है या तनु होता है? क्या होता है? अगर पेट में HCl बन रहा है तो वो HCl स्ट्रांग है या वीक है? कितने लोग कह रहे हैं स्ट्रांग? अरे स्ट्रांग होगा तो अंदर जल नहीं जाएगा। कभी HCl ऐसे पी के देखो, जल नहीं जाएगा, जलेगा ना। उसको रोकेगा ये, कौन रोकेगा? तो जो HCl स्त्रवित होता है वो सांद्र होता है, उसका pH जो है 0.9 से 1.8 के बीच पाया जाता है। तो ये हल्का फुल्का pH नहीं है, बहुत अम्लीय है। अब कभी कभी ये जो HCl है ये ज्यादा बनने लगता है तो एसिडिटी हो जाती है। क्या हो जाती है? एसिडिटी। STD मत बोल लेना, एसिडिटी हो जाती है, ठीक है। एसिडिटी यानी हाँ, अम्लीयता बढ़ जाती है, तो जलन होती है, खट्टी डकार आती है, तमाम। ऐसा सामान्यतः गर्मी के मौसम में होता है। तो एसिडिटी वगैरह बढ़ जाती, तो उसको एसिडिटी को कम करने के लिए हम क्या लेते हैं? इनो ऑन, एसिडिटी गॉन। इनो पिया है ना? इनो, अरे वो सोडा होता ना, उसके साथ मिलाते हैं भाई। सोडा तो मालूम होगा ना, इनो मालूम हो नहीं? सोडा तो यार रोज का काम है, केमिस्ट्री में पढ़ते होगे, है ना? सोडा वगैरह पढ़ते हो कि नहीं? नहीं पढ़ते हो? अभी ऑर्गेनिक शुरू होगा, खूब सोडा पढ़ोगे, खूब अल्कोहल पढ़ोगे, बस उसको मिला नहीं पाओगे। क्या? नहीं नहीं, कुछ तो बोल रहा है। क्या बोले हो बैरागी जी? ये सुना तो हमने है। ज्यादा सोडा कम थोड़ा पानी मिला, ऐसा ही था ना कुछ? सोडा। तो हम लोग एसिडिटी जब ज्यादा हो जाती है तो उसको कम करने के लिए हम लोग एंटासिड लेते हैं। क्या लेते हैं? एंटासिड। एंटासिड में होता है बेस। क्या होता है? अब वो जो बेस होता है वो वीक बेस होता है या स्ट्रांग बेस होता है? स्ट्रांग एसिड को झेलने के लिए